नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर सेठी और आज हमारा कारवां पहुंचा है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के बम्बावड़ और इस गांव में हम तमाम किसानों से बातचीत करेंगे। लेकिन आपको बता दें, इस मंच पर सबसे पहले हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र से एक्सपर्ट जुड़ गए। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मैं कुंवर घनश्याम, पशुपालन विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र, गौतम बुद्ध नगर। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं डॉक्टर विपिन कुमार, प्रभारी अधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्र, गौतम बुद्ध नगर। सभी कृषक मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील प्रजापति, उद्यान विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र, गौतम बुद्ध नगर। और तमाम किसान भी हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं। अपना भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और जिस तरह से लगातार किसान प्रश्न मंच लगातार किसानों के बीच पहुंचता है, अलग अलग राज्यों में उनसे उनकी खेती की जानकारी को परखता है और उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए इस सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा विषय होगा इस मंच पर वो है रसायन अवशेष मुक्त बासमती धान उत्पादन और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इन विषयों पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे, सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आप लोग देंगे और उसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स तय करेंगे कि किसने सही और सटीक उत्तर दिया है, उसको फिर किसान कप से नवाजा जाएगा। तो इसलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आज के प्रश्न आपसे पूछते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा बासमती से जुड़ा हुआ है। बासमती धान की 5 प्रमुख प्रजाति कौन सी हैं, ये आपको बताना। जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए। हाथ उठाइए और बताइए। देखिए, हाथ उठाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, खड़े हो जाइए। नाम बताइए। पाकिस्तानी बासमती, मैं नरेंद्र सिंह। नरेंद्र जी बताइए। पाकिस्तानी बासमती और मुच्छर 1121 और सुगंध और ये 16 ठीक है। तो देखिए, हमारे जो नरेंद्र किसान है वो बता रहे हैं कि कौन कौन सी प्रजातियां होती हैं। और भी लोग हैं, और भी किसान हैं, उनसे भी जानते हैं, उनसे भी समझते हैं और उनसे समझने के लिए यहाँ आते हैं आपके पास। जरा खड़े हो जाइए। पूसा बासमती 1, पूसा 1121, पूसा सुगंध 4, पूसा 1509, पूसा 1692, पूसा 1847, पूसा 1985, पूसा 1979, पूसा 1886। ठीक है, बहुत सारी गिनवा दिया आपने। क्या नाम है आपका? ओमवीर जी। ओमवीर हमारे किसान हैं और देखिए कितनी सारी प्रजातियां उन्होंने गिनवा दी हैं। जोरदार तालियां उनके लिए बनती हैं। और भी किसान हैं, जरा खड़े हो जाइए। और भी हैं, और यहाँ इनसे एक बुजुर्ग किसान से बात करते हैं। ये जरा खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? वीरपाल मुखिया। वीरपाल मुखिया जी बताइए जरा कौन कौन सी प्रजातियां हैं? 1121 है, 1718 है, सरबती है, ये का नाम 1509 है, 1692 है। यही प्रजापति हैं जो हमारे यहाँ। प्रजापति है, प्रजातियां? ठीक है, और भी लोग हैं, देखिए इनसे पूछते हैं। खड़े हो जाइए। नाम क्या है आपका? अजय पाल। अजय पाल जी बताइए। 1509 है, 1692 है, 1121 है, 1718 है और सरबती है। ये प्रजाति होती है हमारे यहाँ। ठीक है अजय पाल जी, बैठिए। तो देखिए, तमाम प्रजातियों के नाम हमारे किसानों ने बताए हैं। और देखिए, बासमती धान की 5 प्रमुख प्रजातियां हमने पूछी थी, जो जवाब हमारे किसानों ने दिया। और ये जवाब कितना सही और सटीक है, अब ये हमारे एक्सपर्ट्स तय करेंगे। साथ ही किसको किसान कब से नवाजा जाए, ये भी हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे। और विस्तार से जानकारी भी इस विषय पर हमारे दर्शकों को हमारे विशेषज्ञ देंगे। चलते हैं उनके पास। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न एक ये रखा गया। और जहाँ तक हम बात करें बासमती की, तो बासमती एक अनमोल धरोहर है जो प्रकृति ने हमें दी है। और हम अपने ज़िले की बात करें या पश्चिम उत्तर प्रदेश की पूरे की बात करें, तो ये पूरा क्षेत्र बासमती के लिए जाना जाता है। और उसमें भी हमारा ज़िला गौतम बुद्ध नगर जो अच्छी गुणवत्ता युक्त बासमती पैदा करने के लिए जाना जाता है। मैं यहाँ पर जो भी किसान भाई हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनको मैं ये भी अवगत करा दूं कि हमारा जो एक गांव बम्बावड़ है, जो कृषि विज्ञान केंद्र के निरंतर संपर्क में रहते हैं यहाँ के किसान, और हम लोग भी समय समय पर यहाँ कर प्रशिक्षण करते रहते हैं। इस गांव के अंदर गुणवत्ता युक्त रसायन अवशेष मुक्त ही बासमती पैदा की जाती है। और हमारे किसान भाइयों ने बहुत अच्छा बासमती प्रजातियों के बारे में बताया भी। मैं थोड़ी इसके विषय में विस्तृत चर्चा इस तरह से कर दूं कि देखिए, बासमती जो अब वर्तमान में लगाई जाती हैं हमारी प्रजातियां, उन प्रजातियों को हम लगभग 3 समूह में रखते हैं जो अब प्रचलित प्रजातियां हैं। एक समूह है हमारा 1121 का। 1121 के समूह की मैं बात वो कर रहा हूँ कि जिसका दाना 1121 की तरह है और लगभग 135 से 145 दिन ये लेती है खेत में, बीज से बीज बनने तक, दाना पकने तक। इसमें पहली वैरायटी है
पूसा बासमती 1121, दूसरी वैरायटी है पूसा बासमती 1718, तीसरी प्रजाति है पूसा बासमती 1885 जो अभी पिछले वर्ष ही रिलीज़ हुई है। तो ये तीनों प्रजातियाँ 1121 समूह की हैं और बहुत अच्छा उत्पादन देती हैं और इनका दाना अपनी जो चावल की लंबाई है उसके लिए जाना जाता है। और जो 1121 का दाना तो अपने आप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और इसका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम भी लिखा हुआ है, सब बनने के बाद सबसे लंबा चावल हो जाता है 1121 का। दूसरा समूह आता है जो पूसा पंजाब बासमती 1509 1509 जिसको आप लोग बोलते हैं। ये प्रजाति इस उद्देश्य से निकाली गई थी, किसी कारणवश आपकी पहली फसल जैसे आपने पौध तैयार की लेट हो जाती है या आप देर से ही रोपाई करते हैं, उससे पहले मूंग वगैरह कोई फसल ले लेते हैं, तो उस पर्पज़ से कभी कम समय की है और इसकी रोपाई भी 15 जुलाई के बाद की जाती है और करनी चाहिए 15 जुलाई के बाद। इस समूह में दूसरी प्रजाति है हमारी पूसा बासमती 1692 और तीसरी प्रजाति है इसी समूह में हमारी पूसा बासमती 1847। तो ये 3 प्रजाति इस समूह की ये हैं। तीसरा समूह हमारा आता है मूँछों वाला, जिसमें ऑन होता है, दाने में आगे को मूँछ निकली रहती है, उसमें पूसा बासमती 1 जैसा भी ओमवीर जी ने चर्चा की। दूसरी प्रजाति इसी में हमारी जिसको 1470 बोलते थे हम, या पूसा बासमती 6 जिसको बोलते हैं। एक नई प्रजाति इसी समूह में आई है 1886। ये तीनों प्रजाति जो हैं ये अपने स्वाद के लिए जानी जाती हैं, स्वाद बहुत अच्छा होता है, ऐसा खाने में एकदम घुल जाता है चावल। और दूसरी चीज़, लेकिन इसका जो ड्यूरेशन है वो सबसे लंबा है इस ग्रुप का, वो लगभग 145 से 155 दिन लेती हैं ये प्रजाति। अभी हमारे एक किसान भाई नरेंद्र जी चर्चा कर रहे थे पाकिस्तानी बासमती, वो पाकिस्तानी बासमती हमारे यहाँ लिस्टेड नहीं है। और जैसा मुखिया जी ने चर्चा की सरबती की, सरबती हमारे बहुत से किसान भाई इस गांव में भी और पूरे क्षेत्र में बहुत बोते हैं, लेकिन सरबती हमारे जो केंद्रीय प्रजाति जहाँ से निकलती हैं वहाँ से कोई लिस्टेड या वहाँ से निकलने वाली प्रजाति नहीं है सरबती। ये लोकल सिलेक्शन है, इसलिए उसको हम उस कैटेगरी में नहीं रखते। और ना ही बासमती के जो हमारे स्टैंडर्ड हैं, जो हमारे पैरामीटर्स हैं बासमती के, उनको वो फुलफिल हमारी सरबती नहीं करती और इसलिए वो बासमती में नहीं आती। ऐसी एक चर्चा में अभी प्रश्न आया, किसी ने जवाब दिया था सुगंधा का। तो सुगंध में खुशबू तो है, बासमती का करैक्टर क्या है, बासमती का लक्षण क्या है? बासमती का लक्षण है खुशबू भी हो और बनने के बाद चावल अपनी दाने से दुगुना हो जाए और उसका LB रेशियो 1.7 से ज़्यादा हो। तो ऐसी प्रजाति को हम बासमती की श्रेणी में रखते हैं। और चावल बनने के बाद बिखरा बिखरा बने, बिरयानी कौन सी अच्छी मानी जाती है? चावल जो बिखरा हुआ बने, जो चिपचिपा बनता है, उसको हम बासमती की श्रेणी में नहीं रखते, यानी कि एमाइलोज कंटेंट 12% से कम हो उसके अंदर, तो वो बासमती की प्रजाति में आती है। तो सब चावल जो खुशबूदार हैं वो बासमती नहीं होते, लेकिन हर बासमती खुशबूदार जरूर होगी। तो बासमती के अंदर क्या है, बांस मीन्स खुशबू के साथ साथ उसका दाना पतला हो, लंबा हो, बनने के बाद अपनी लंबाई से दुगना हो जाए। तीसरी बात, उसके अंदर एमाइलोज कंटेंट कम हो, बिखरा बिखरा चावल बने, वो बासमती में आएगा। तो ये बासमती की प्रमुख प्रजाति थी। और जहाँ तक जवाब देने की बात है, लगभग तीन प्रजाति तो सभी ने सही बताई, क्योंकि ये गांव ऐसा है जो अपने बासमती की गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। और सही जो जवाब दिया, अजयपाल जी कब के हकदार बनते हैं? आइए अजयपाल जी, जोरदार तालियां अजयपाल जी के लिए बजा दीजिए, क्योंकि इन्होंने दिया है सही जवाब और इसलिए इन्हें दिया जाता है किसान कप। यहीं पर खड़े हो जाइए, दोनों हाथों से लीजिए और उधर देखिए। शुक्रिया सही जवाब देने के लिए। और लोग भी सही जवाब दे सकते हैं, जोरदार तालियां तो बनती हैं। और लोग भी सही जवाब दे सकते हैं और किसान कप के हकदार बन सकते हैं। इसलिए हम बिना देरी किए और भी प्रश्न आपके सामने रखते हैं और प्रश्नों का उत्तर आपसे लेते हैं और आपकी जानकारी को एक बार फिर से परखते हैं। और प्रश्न है, धान की पौध कब डालें तथा प्रति एकड़ बीज कितना लेना चाहिए, यह आपको बताना है। तो देखिए, धान की पौध कब डालें और इसमें प्रति एकड़ बीज कितना लेना चाहिए, ये आपको बताना है। और देखिए, लोग मन बना रहे हैं जवाब देने का और इसलिए बाबा से शुरुआत कर लेते हैं। ये बाबा भी हाथ उठा रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजकरण। राजकरण, हाँ जी बताइए। ये 5 किलो एक डालना चाहिए 1 एकड़ में। 1 एकड़ में 5 किलो हाँ बीज डालना चाहिए। बीज डालना चाहिए, हाँ। ठीक है राजकरण, हाँ बताइए
नहीं नहीं, और क्या और बताऊं? कुछ नहीं कर रहे। चलिए ठीक है, बैठिए। देखिए और भी लोग हैं जो हाथ उठा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रविंदर, हाँ रविंदर जी बताइए। 1 जून से प्याज डालते हैं हमें। 25 से 1 जून से डालते हैं। 1 एकड़ में 5 किलो बीज डालते हैं। 1 एकड़ से 1 एकड़ में 5 किलो। रविंदर नाम है आपका। बैठिए, किसान है रविंदर और देखिए बता रहे हैं, और भी देखिए बताना चाह रहे हैं। आप बताना चाह रहे हैं मुझे लगता है। क्या नाम है आपका? मैं पकड़ लूं। हाँ सुदेश जी बताइए। जुलाई में शुरू के 1 जुलाई से पहुँच 8 जुलाई तक 11-21 को बीज घेर सकते हैं और 1 एकड़ में 5 किलो। 1 एकड़ में 5 किलो। तो देखिए सुदेश भी बता रहे हैं, तमाम किसानों ने बताया। कोई और बताना चाहता है तो हाथ उठा सकता है, बता सकता है। और देखिए हाथ उठ गया है। आइए जरा आपसे बात करते हैं बड़े सज्जन से किसान, डायरी लेके हमारे समृद्ध किसान हैं। क्या नाम है आपका? मैं पकड़ ले। ओमवीर है। हाँ ओमवीर जी बताइए। नगर का हाँ जी। ग्राम बम्बावड़। हाँ तो हम जो पौध की नर्सरी जो डालते हैं वो 25 मई के बाद 1 जून से जून के पहले हफ्ता में डालते हैं और वो 1 एकड़ के लिए 5 किलो नर्सरी जो है वो 1 एकड़ के लिए 5 किलो बीज डालते हैं और उसको बीज शोधन करके ही डालते हैं। और बीज शोधन में कार्बन डाइऑक्साइड दवा लगाते हैं 2 ग्राम 1 किलो बीज पे। और उसका जो एरिया है वो जो है, जो हम कद्दू बनाते हैं जिसमें हम डालते हैं, पानी भरते हैं, तो उसका कम से कम 1 किलो बीज के लिए 3 गट्ठे कवर एरिया होना चाहिए। ठीक है। तो देखिए ये भी बता रहे हैं किसान कि कैसे वो कितना बीज डालते हैं और क्या वो करते हैं, कैसे वो खेती किसानी करते हैं। और धान की पौध जो हमने पूछा था प्रश्न के कब डालें और उसमें प्रति एकड़ बीज कितना डालें, वो उन्होंने बताया। लेकिन हम चलते हैं एक्सपर्ट्स के पास, उनसे जानते हैं कि क्या है सही जवाब और कौन है किसान कप का हकदार। जवाब देने की बात है तो रविंदर जी ने सटीक और एकदम सही जवाब दिया, तो कब के हकदार बनते हैं रविंदर जी। आइए रविंदर जी, जोरदार तालियां रविंदर जी के लिए बधा दीजिए, क्योंकि उन्होंने दिया है सही जवाब और इसीलिए ये बनते हैं किसान कप के हकदार। दोनों हाथों से लीजिए सम्मान। एक बार फिर से तालियां बनती हैं। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया। और देखिए किसान कप के हकदार बन गए हमारे रविंदर किसान। और लोग भी बन सकते हैं, इसलिए और प्रश्न हम उनके सामने रखते हैं और जानकारी उनकी परखते हैं। और इसलिए बहुत गौर से सुनिए, धान से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न। धान की तना छेदक कीट नियंत्रण के लिए क्या क्या उपाय करें, ये आपको बताना। जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए, धान की तना छेदक कीट नियंत्रण के लिए क्या क्या उपाय करें। ये बाबा देखिए सबसे पहले हाथ उठाते हैं और बताना चाहते हैं, इसलिए कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, ये कहा जाता है। उसमें हमें जो भाई साहब ने बताया, क्या मैं नाम भूल जाता हूँ, पाउडर लगा के लेके उसको 24 घंटे पहले भेज दिया जाता हूँ। उससे हमारे जो नर्सरी ठीक रहती और कीट नहीं लग पाता और तो इससे कीट का नियंत्रण हो जाता। है। बैठिए। देखिए ये सूरज करण जी हैं जो बता रहे थे। और देखिए और भी बुजुर्ग किसान हैं, जरा खड़े हो जाइए। हम पूछ रहे हैं धान की तना छेदक कीट नियंत्रण के लिए क्या उपाय करें। क्या नाम है आपका? हेमचंद्र जी बताइए जरा, कैसे करते हैं कीट नियंत्रण धान में? कीट नियंत्रण उसे जो फैलाते हैं और फैला के उस दवा डाल के उसे सूखी वो फिर बोते हैं उसे बखेर के। चलिए ठीक है, अच्छी कोशिश है आपकी। देखिए ये बार बार कोशिश कर रहे हैं हमारे किसान। मैं ये पकड़ लेता हूँ, ये मेरा काम है, आप अपना बताइए, बस उत्तर दीजिए। मेरा नाम ओमवीर है। तना छेदक के लिए स्ट्रम बोरर के लिए हम पहले फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं, उससे उसकी निगरानी करते हैं। उसके बाद ट्राइको कार्ड लगाते हैं जिससे कीट का नियंत्रण होता है। ये तो जैविक दवाई हैं। और रासायनिक दवाई में हम जो उसके लिए जो एमिडा, क्लोरोपिड या और भी कई दवाई हैं। एमिडा के अलग जो है कार्बोफ्यूरॉन है और कार्टप है, 2-3 दवाई रासायनिक में लगाते हैं। ठीक है, कोई और बताना चाहता है तो हाथ उठा सकता है, बता सकता है, समझा सकता है और इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। हाँ तो देखिए बहुत सारे किसान हैं यहाँ, बुजुर्ग किसान भी हैं। आइए इनसे जानते हैं। खड़े हो जाइए आप, मुझे लगता है आप बताना चाहते हैं। नाम बताइए। अभी कार्बन सुदेश नाम है और दवा के बारे में इतना नॉलेज नहीं है लगाने के लिए। ठीक है, बहुत ईमानदार किसान हैं, जितना पता है उतना बताते हैं, इधर उधर की नहीं गाते हैं। और इसलिए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास, उनसे पूछते हैं इसका सही उत्तर क्या है, साथ ही वो ये भी तय करें कि किसने दिया है सही जवाब। ये बासमती की जब बात चलती है तो इसलिए हम ये तना छेदक का प्रश्न आप लोगों के सामने आया कि पिछले 2 वर्षों से हमारा किसान भाई इसके अटैक से परेशान है। और मुझे ताज्जुब ये हो रहा है कि किसान हमारे इसमें जवाब देने में क्यों झिझक रहे थे कि कोई किसान ऐसा अछूता होगा
कि जिसने 3-3, 4-4 स्प्रे पिछले वर्ष और उससे पिछले वर्ष बासमती में ना किए हों। और तब हम दवाई का नाम यदि याद नहीं रखेंगे किस दवाई का प्रयोग करना है। देखिए, तनाछेदक कब से लगता है? नर्सरी से अपना काम शुरू करता है। तो पहला उपाय हमने इसीलिए पूछा क्या क्या उपाय करना है। तनाछेदक पर आपसे लगातार चर्चा करेंगे और आपकी जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन यहां एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त है। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद किसान प्रश्न मंच में एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम बढ़ते हैं उस सवाल की तरफ जिसको लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे थे। और वो सवाल था धान की तनाछेदक कीट के नियंत्रण के लिए क्या क्या उपाय करें। उसको लेकर हमने अपने किसानों से पूछा, एक्सपर्ट्स लगातार उस पर बता रहे थे। एक बार फिर एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। देखिए, जहाँ तक तनाछेदक की बात है तो तनाछेदक का प्रकोप शुरू हो जाता है हमारा नर्सरी से ही। और किसान भाइयों ने देखा होगा कि जब नर्सरी हमारी पौध पूरी बढ़ कर लेती है तो पत्ती के किनारे पर जो उसका किनारा होता है वहाँ पर हमको बिंदी बिंदी सी उसके अंडे बिंदी बिंदी के रूप में रखे मिलेंगे 9 या 12। तो एक उपाय तो सबसे पहला हमारा नर्सरी से शुरू हो जाता है कि जिस समय हम नर्सरी से पौध उखड़वा रहे हैं और जब उसको पानी में वहाँ धोते हैं पौध को, तभी जो नर्सरी उखाड़ रही है, जो भी लेबर लगी हुई है, उस लेबर से हम ये कह दें कि एक साइड में हम गड्ढा बना दें जहाँ पर हमने पौध डाली हुई है, कि इसका ऊपर का 1.5 से 2 इंच का भाग तोड़ें हाथ से और उस गड्ढे में दबा दें। तो एक चीज़ तो ये समझ लीजिए, आपने लगभग 70-80% उसका प्रकोप ख़त्म कर दिया यदि वो अंडे ख़त्म कर दिए, क्योंकि उस अंडे से ही बच्चा निकल के आपके खेत में अटैक करेगा। और यदि आपने दवाई डाल ली फिर भी कुछ बच्चे बच गए तो वो दूसरे खेत में अटैक करेंगे। और यही बात पड़ोसी के लिए लागू होती है, पड़ोसी से आपके लिए लागू होती है। तो पहला काम तो हमें ये उपाय करना है। दूसरा काम शुरू हो जाता है रोपाई। जब आपने कर ली, रोपाई के 20 से 25 दिन उपरांत हम उसके अंदर यदि प्रकोप कहीं नज़र आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हम पहले ही 15 दिन पर पहले तो जैसा अभी हमारे एक किसान ने बताया, फेरोमोन ट्रैप उसमें लगा दें। फेरोमोन ट्रैप किससे होता है? निगरानी के लिए होता है। उसमें यदि मादा कीट का ल्यूड लगा होता है तो वो किसको? नर कीट को अट्रैक्ट करता है। जैसे महिला को देख के पुरुष अट्रैक्ट होते हैं, इसी तरीके से मादा कीट को देखकर वो नरकीट अट्रैक्ट होता है। यदि नरकीट उसके अंदर आता है फेरोमोन ट्रैप के अंदर, समझ लीजिए कि आपके क्षेत्र में स्टेम बोरर का अटैक हो गया है, यानी कि स्टेम बोरर क्षेत्र में है। तो क्षेत्र में है तो उसके लिए या तो हम ट्राइकोकार्ड लगाएं जो जैविक उत्पादन कर रहे हैं, और क्योंकि हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से भी उद्देश्य यही है कि रसायन कम से कम जाए हमारी बासमती में, क्योंकि बासमती में क्या होता है? अनमोल धरोहर है और हमारी एक पहचान है, हमारे देश से अच्छी बासमती कोई नहीं करता। तो उसमें रसायनों का अवशेष कम से कम रहे, इसलिए कम से कम प्रयोग करें। तो पहले हम ट्राइकोकार्ड लगाएं। यदि उससे नियंत्रित नहीं हो पा रहे हैं तब हम उसमें 20 से 25 दिन बाद हम उसमें कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 1.5 किलोग्राम प्रति बीघे के हिसाब से, यानी कि 7.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सूखे रेत में मिलाकर बुरकाव कर दें। उसके अलावा हम इमिडाक्लोरपिड और साइपरमेथ्रिन या क्लोरोपाइरिफॉस उसके मिश्रण का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या थाइमेक्सोन 25 EC का भी हम उसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो रसायन है ये आपको उस कीट से नियंत्रण करने में पूरी मदद करते हैं। इसके साथ साथ इस चीज़ की ज़रूर ध्यान रखें, हम यदि स्प्रे कर रहे हैं तो अपने पड़ोसी को भी बता दें, वो भी उसका नियंत्रण कर ले। अदरवाइज कुछ दिन बाद आपके खेत में जो कीड़ा ख़त्म हो गया है वो पुनः आपके
खेत में दोबारा अटैक कर देगा। तो इसलिए जब आप कर रहे हैं तो पड़ोसी को भी ये चीज़ बता दें, वो अपने पड़ोसी को बता दें, तो इससे क्षेत्र से वो कीड़ा ख़त्म हो जाएगा। ये इस तरीके से नियंत्रण करेंगे तो जो पिछले वर्षों में आपको 2-3 वर्षों में समस्या रही है तो वो समस्या नहीं रहेगी। हाँ, जहाँ तक कब की बात है तो इस बार तो प्रश्न का सही जवाब दिया है ओमवीर जी ने। आइए ओमवीर जी, जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। इन्होंने दिया है सही जवाब और इसीलिए इन्हें दिया जाता है किसान कप। जोरदार तालियां तो बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसीलिए आपको किसान कप से नवाजा गया। और भी लोग नवाजे जा सकते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न पूछते हैं आपसे, और प्रश्न धान से जुड़े हुए ही हैं। तो इसलिए धान में खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार करें, यह आपको बताना है। तो धान में खरपतवार नियंत्रण कैसे आप लोग करते हैं वही आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि धान में खरपतवार नियंत्रण आप लोग कैसे करते हैं। शुरुआत यहीं से करते हैं, आपसे करते हैं। जरा खड़े हो जाइए, नाम बताइए पहले अपना। नरेंद्र नारायण। नरेंद्र जी बताइए। खरपतवार के लिए सबसे पहला काम जी निराई करवाते हैं इसकी। निराई से कंट्रोल करते हैं, दवाई का यूज बहुत कम करते हैं जब ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, नरेंद्र बता रहे हैं कि हम लोग नलाई से ही करते हैं, दवाई से नहीं करते हैं। बाबा से पूछ लेते हैं। आइए नाम बताइए पहले अपना, उधर देख के आगे देखिए कैमरे की तरफ। हाँ राजकरण जी बताइए। हमें सबसे पहले लड़ाई करनी चाहिए और बाकी तो स्प्रे अगर नहीं भा जाता हो तो हमें स्प्रे करना पड़ेगा उसमें दवाई मारने के लिए बीमारियाँ। ठीक है, पहले नलाई करें, फिर अगर नहीं होता है तो स्प्रे करें, वो कह रहे हैं। और भी लोग हैं जो बताना चाहते हैं, आपसे बात करते हैं। जरा खड़ा हो जाइए, खरपतवार नियंत्रण के बारे में बताइए। नमस्कार, क्या नाम है आपका? रविंद्र नागर। रविंद्र नागर जी बताइए। सर ये क्या होता है, शुरू में जैसे पौध हमने भोपाई की है, उसके बाद पानी रखते हैं उसमें, तो पानी से काई जम जाए उसमें तो कमी घास होती है। और उसके बाद में एक दवा आती है जैसे नाकाबू में हो, नॉमनी गोल्ड वगैरह, तो दवा यूज करते हैं उसमें। ठीक है, तो देखिए तमाम कोशिश कर रहे हैं हमारे जो किसान है वो बताने की। और भी किसानों से पूछते हैं, और भी किसानों से समझते हैं, तो इनसे बात करते हैं। इस जरा खड़े हो जाइए, नाम तो बताइए, कहाँ से आए हैं, कौन है, क्या करते हैं? राकेश जी क्या करते हैं? खेती करेंगे, जुताई करने के बाद में ये फसलों में दवाई छिड़काव करके जब करेंगे। कौन सी दवाई? दवाई तो नाम नहीं आती है। चलिए बैठिए, आप बताना चाहते हैं, आपसे पूछें, आप बताना चाहते हैं तो क्या इधर से इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सतवीर सिंह। पहले शुरू में तो जुताई करनी है, जुताई करके फिर उस पर पानी भर के, पानी उसे इतना भरो पानी उसमें ज़रूरत ही ना पड़े, शायद खरपतवार होता ही नहीं है फिर। और जो हो भी जाता है तो फिर उसकी गुडाई करवाते हैं, नलाई। ठीक है, बैठिए। सतवीर भी बता रहे हैं कि किस तरह से नलाई कराते हैं और किस तरह से पानी भर के रखना चाहिए ताकि खरपतवार हो ही ना। लेकिन अब हम चलते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास, वो आपको बताएंगे कि कैसे नियंत्रण किया जाता है खरपतवार का और कैसे उसका ख्याल रखा जाए। और पूरा विस्तार से इस प्रश्न का सही उत्तर किसने दिया है, कौन है किसान कप का हकदार, ये भी वो तय करेंगे। सुनिए बहुत गौर से हमारे एक्सपर्ट्स को आप। देखिए, धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यदि हम प्रॉपर समुचित रूप से खरपतवार नियंत्रण नहीं करते हैं तो हमारी लगभग 20% से लेकर 22% तक उपज कम हो जाती है। और यही कारण है कि हम धान को के 2 तरीके लगाने के। पहले यदि हम बुजुर्गों से पूछेंगे तो धान की हम सीधी बिजाई करते थे, बीज बिखेरते थे और जो वर्षा हो जाती थी धान हो जाता था। लेकिन उसको छोड़ के हम जो इस पर पडलिंग पर या रोपाई के द्वारा हम धान क्यों लगाने लगे कि यदि हम पडलिंग करते हैं और अच्छी तरीके से, जैसे अभी रविंद्र नागर जी ने बताया कि हम पानी भर के रखें तो खरपतवार होंगे ही नहीं। यदि होते हैं तो फिर हम उसमें दवाई डाल देते हैं, नॉमनी गोल्ड। तो जो बिस्पायरीबैक सोडियम उसके अंदर एक केमिकल होता है, उससे हमारा खरपतवार नियंत्रण हो जाता है। तो एक बहुत आवश्यक क्रिया क्या है धान के लिए, वो है पडलिंग, घोल करना। घोल हम अच्छे प्रकार से यदि हम कर रहे हैं तो खरपतवार होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। 90% खरपतवार हमारे नियंत्रित हो जाते हैं। और यदि हम पानी भर के रखें और काई जम जाती है यदि, तो हम देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर, हमारे पूरे ज़िले में जो भी ज़्यादातर धान के किसान हैं, या तो उन्होंने ढैंचा बो दिया है या उन्होंने मूंग लगाई हुई है पहले से। तो मूंग की फसल को भी हम हरी खाद के रूप में जिस फसल को ले रहे हैं, उसको जिस दिन रोपाई कर रहे हैं उससे 1 दिन या 2 दिन पहले पलटें खेत में। लेकिन हम लोगों ने पहले से क्या वो बना रखा है कि हम 10 दिन 15 दिन पहले पलटते थे। वो गलत है तरीका। यदि हम जभी की जभी पलटते हैं तो उससे जब वो गलाने के लिए पानी हम भरेंगे, पानी भर के तब उसको पलट दीजिए तो आपका एक तो खर्चा बचेगा उसको पलटने का, और घोल कर देंगे तो
तो उस समय आपका खरपतवार नियंत्रण भी अच्छे से हो जाएगा। जब वो सड़ेगा तो उसमें खरपतवार नहीं जमेंगे। और उसके बाद भी 10-15 दिन बाद एक खरपतवार दिखाई देते हैं तो आप उसमें बिस्पायरिवेक सोडियम, जो नॉमिनी गोल्ड के नाम से या अन्य कंपनी का अन्य नाम से आता है, 100 मिलीलीटर दवाई 1 एकड़ के हिसाब से लेकर उसका स्प्रे हम कर दें। और जिस समय हम स्प्रे कर रहे हैं, आपके खेत में 1 से लेके 1.5 इंच तक पानी अवश्य होना चाहिए। कम से कम 3-4 इंच है तो बहुत अच्छा है, कम से कम 1-1.5 इंच पानी खेत में होना आवश्यक है, तभी वो दवाई हमारा काम करेगी। और एक चीज़ हमको पिछले 2 वर्षों से देखने को मिल रही है कि मोथा बहुत ज़्यादा होने लगा है धान के खेत में, जिसमें एक तो वो होता है मोथा जिसका जो फूल वो सीधा चलता है, एक वो जो छातेनुमा फूल आता है। तो उसके लिए एक किसान भाइयों को मेरा कहना ये और रहेगा इस प्रोग्राम के माध्यम से कि वो हरी खाद के रूप में अपने उस खेत में जिसमें धान लगाने जा रहे हैं, जो हमारा गर्मी का मौसम है, उसमें लोबिया बो दें। यदि वो लोबिया बो देंगे तो वो लोबिया की जो जड़ें, हम लोबिया की फली तोड़ के या ऊपर से काट के चारे में खिला दें या फली तोड़ के मार्केट में बेच दें या उसको पका लें, बाकी भाग को यदि हम खेत में ही छोड़ देते हैं तो उसकी जड़ों से एक ऐसा शराब निकलता है जो मोथे की गांठों को गलाता है। आपका फ्री में मोथे का इलाज हो जाएगा। मोथे के नियंत्रण के लिए हम उस खेत में हरी खाद के रूप में लोबिया, काउपी, इसको रमास भी बोलते हैं, उसकी बिजाई कर दें। और आजकल 2 प्रजाति बहुत अच्छी आ रही हैं लोबिया की, पंत लोबिया 1 और पंत लोबिया 2, एक लाल दाने का है, एक सफ़ेद दाने का है। इन दोनों में से किसी एक की बिजाई कर दें। 45-55 दिन की वैरायटी है और आप इसको सब्जी के रूप में भी बेच सकते हैं और इसके साथ साथ इसको आप हरी खाद के रूप में भी ले सकते हैं। तो इससे आपका मोथे का नियंत्रण हो जाता है। और यदि आपने अच्छे से पडलिंग की है, घोल किया है, उसके बाद भी खरपतवार होते हैं तो 10 से 15 दिन पर आप बिस्पायरिवेक सोडियम का 100 मिलीलीटर दवाई प्रति एकड़ के हिसाब से उसका आप स्प्रे कर दीजिए। हाँ, इस बार जो प्रश्न का सही आंसर दिया है वो रविंद्र नागर जी ने दिया है, तो मैं चाहूँगा कि वो उनको कब प्रदान किया जाए। आइए रविंद्र नागर जी, जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। हमारे एक्सपर्ट्स ने तय किया कि रविंद्र नागर ने सही प्रश्न का सही उत्तर दिया और इसीलिए इन्हें नवाजा जा रहा किसान प्रश्न मंच से जोरदार तालियां तो बजाते रहिए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसीलिए आप बन गए किसान कप के हकदार। और लोग भी बन सकते हैं अगर वो अपनी भूमिका निभाएं सही से और सही से उत्तर देने का प्रयास करें, तो वो भी यहां इस मंच पर नवाजे जा सकते हैं, सम्मानित किया जा सकते हैं। और ये तभी होगा जब वो कोशिश करेंगे, तो इसलिए कोशिश करते रहिए। और हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपके सामने रखते हैं। प्रश्न बहुत अभी से जुड़ा हुआ है, अभी जो लगातार आपको हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया, समझाया, उसके बारे में ही हम ये प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपके सामने रखते हैं। धान की सीधी बिजाई से क्या लाभ है और 2 प्रजातियां उसकी बताइए। तो देखिए, धान की सीधी बिजाई से उसके क्या फायदे होते हैं आपको वो बताना और 2 प्रजातियों के नाम भी आपको बताने। तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए। और जिन लोगों को पहले कप मिल चुका है उनको मौका हम नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उन लोगों को मौका दिया जाए जिन्हें अब तक भी सम्मानित नहीं किया जा चुका है। तो इसलिए यहां से देखिए बुजुर्ग ने हाथ उठाया, इनसे बात करते हैं। उधर देखिए जरा और बताइए। मेरा नाम पूरन सिंह। हाँ पूरन जी बताइए। एक तो 1979 है जी प्रजाति और एक है 1985, 2 प्रजाति है ये। और इसका लाभ क्या है? लाभ इसमें एक तो एक दवाई आती है जी, इसकी अब की बार खरीदा है बीज हमने, कि उसमें स्प्रे करते हैं, वो सारी घास वास सब मार देती है। ठीक है, तो देखिए लाभ भी उन्होंने बताया, 2 प्रजातियों के नाम भी बताया पूरन सिंह जी ने। किसान है पूरन सिंह। और भी देखिए एक और भी बुजुर्ग किसान है जो हाथ लगातार उठा के रखते हैं। आइए जरा इनसे बात कर लेते हैं। नाम बताइए। राजकरण। राजकरण जी बताइए। हाँ जी, तो हमें सीधी बिजाई करने से हमें थोड़ा उसमें सब जो घास फूस है उसको साफ करने में आसान रहती है। स्प्रे करने में दवाई का जो हम मारते हैं उससे घास मर जाती है। ठीक है, बैठिए। तो देखिए तमाम जो किसान हैं वो बता रहे हैं और समझा रहे हैं। हम चलते हैं और कुछ किसानों की तरफ, उनसे बात करते हैं, उनसे भी समझते हैं, उनसे भी जानते हैं। आइए जरा इनसे बात करते हैं। बुजुर्ग किसान, आइए जरा खड़े हो जाइए, अपना नाम बताइए। बड़े शर्मा। हाँ शर्मा जी, उधर देखिए, बताइए। तो जैसे मतलब हमने पहला मूंग बो रखी है अपना, हम जो उस मूंग को जितवा देंगे अपना, जो उसमें घोल लगवा देंगे, उसका खाट लगाएगा उसका, जो उसका फिर धान लगाएंगे उसके बाद जो, और फिर अपना उसमें जो दवाई पाई लगाएंगे उसमें अपने जो। प्रजातियों के नाम बताइए ना। ठीक है शर्मा जी बैठिए। प्रयास आपने किया, कोशिश कामयाब की। आइए जरा आपसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका?
हृदय शर्मा। हाँ हृदय जी बताइए जरा, हम पूछ रहे हैं कि धान की सीधी बिजाई से क्या फायदा होता है और इसकी 2 प्रजातियों के नाम बताइए। सीधी बिजाई से ये फायदा होता है कि एक तो वो टाइम पे बो दी जाती है, जब टाइम पे बो दी जाती है तो फिर उसका वो जो ग्रोथ होता है, इतने वो हाथ से बिजाई की जाती है, वो बाद में जब टाइम पे लगाते हैं तो वो सही नहीं हो पाती इतने। अगर वो उससे लगाते हैं तो सही होती है। इसकी 1692 में भी आती है और 1885 में भी आती है और वो 1121 की वैरायटी होती है। ठीक है बैठिए। तो देखिए, तो और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठा सकता है, बता सकता है, और अगर नहीं बताना चाहता तो हम चलते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास। वो आपको बताएंगे सीधी बिजाई के लाभ और 2 प्रजातियों के नाम, साथ ही ये भी तय करेंगे किसने दिया है सही जवाब, कौन है किसान कप का हकदार। चलते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास। हमारे किसान भाई वैसे कुछ हद तक प्रश्न का जवाब सही दे रहे थे। हम यदि बात करें तो लगभग 20-25 वर्ष पहले की, तो हमारे क्षेत्र के अंदर जहाँ भी धान पैदा होता था वो सीधी बिजाई होती थी। हमने छोड़ी क्यों सीधी बिजाई, उसका कारण क्या था? मैंने अभी पिछले प्रश्न में भी जब चर्चा चल रही थी तो ये बात रखी थी कि सबसे बड़ा कारण था कि हमारे जब हम सीधी बिजाई करते हैं तो खरपतवार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो गत वर्ष भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली द्वारा 2 प्रजातियां विकसित की गई जो खरपतवार अपरोधी थीं, कि मतलब उनके ऊपर खरपतवार का प्रभाव नहीं पड़ता, खरपतवार नाशी का। अब सीधी बिजाई से फ़ायदा क्या है? तो पहला फ़ायदा तो ये है कि आपको आज के डेट में जो इतने मानव श्रम की ज़रूरत पड़ती है रुपाई के लिए, वो मानव श्रम की जो उपलब्धता नहीं है उससे छुटकारा मिल गया। आपको तो मशीन सीधी बो देगी या एक आदमी 1 एकड़ का बीज बिखेर देगा। ठीक, वैसे बिखेर के नहीं बोना, सीधा मशीन से बोएं लाइन से, तो वो अच्छा होता है और वही संस्कृति है इसकी। दूसरा फायदा क्या है? एक तो आपका क्या बचा, पैसा बचा जो लेबर में लगता। दूसरा फायदा क्या है इसका कि जो आप इतना सारा पानी लगाते हैं कद्दू करने में, घोल करने में, पडलिंग करने में, पानी खूब लगता है ना, पानी भर के रखते हैं 3-4 इंच, फिर उसमें ट्रैक्टर घुमाते हैं, फिर पानी कम हो गया फिर भरते हैं। तो सीधी बिजाई में आपको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, तो पानी बचा आपका, पैसा बचा आपका। और तीसरी चीज़ जो शर्मा जी ने भी कही कि जो आप 20-25 दिन की पौध करके रोपाई करते हो तो वो 7 दिन के लिए झटका खा जाती है, और जो सीधी बिजाई करी और जब एक ही दिन पर आप पौध डाल के फिर उसकी रोपाई करो वो उससे ज़्यादा तेज़ चलेगी, उसकी बढ़वार ज़्यादा होगी। अब जहाँ तक प्रजाति की बात थी, और पूरा प्रश्न का सही जवाब जो है वो हमारे पूरन सिंह जी ने दिया है। 2 नई प्रजातियाँ आई हैं, PB1979 और PB1985। 1979 11-21 सेगमेंट की ग्रुप की है और 1985 1509 ग्रुप की है। तो जो इसका 1509 जैसा दाना है और 1979 का 11-21 जैसा दाना है, और दोनों ही उन पर खरपतवार नाशी यदि आप डालते हैं तो उन धान के पौधों पर असर नहीं होगा, बाकी खाद को मारेगा। तो सीधी बिजाई के लिए उपयुक्त हैं ये दोनों वैरायटी। इमीजाथाइपर रसायन जो आप बोलना चाह रहे थे बोल नहीं पाए, इमीजाथाइपर रसायन का प्रयोग किया जाता है 10-12 दिन पर बुवाई के बाद, और वो बाकी घास को ख़त्म कर देती है, धान पर प्रभाव नहीं पड़ता है। और आप लोग एक दूसरे का खेत भी देखा कीजिए। पिछले वर्ष आपके गांव के एक किसान हैं ओमवीर जी, उन्होंने लगाया था, और इसके साथ साथ मुकेश नागर जी ने बुवाई की थी, और इस वर्ष भी बहुत से किसान हमारे इस क्षेत्र के और इस गांव के भी लेके आए हैं उसका बीज। और मैं तो सभी किसान भाइयों से, और जो भी इस कार्यक्रम को किसान मंच प्रश्न मंच के माध्यम से देख रहे हैं, मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सीधी बिजाई पर आएँ, जिससे कि हमारे, क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधन है जल, लाखों लीटर पानी हम लगा देते हैं, तो वो लाखों लीटर पानी की बचत में से हम कम 10-20 हज़ार लीटर पानी तो हम बचाने का काम करें, और साथ में अपनी उत्पादन लागत को भी हम कम कर सकते हैं। तो इस बार कप के हकदार बनते हैं पूरन सिंह जी। आइए पूरन सिंह जी, जोरदार तालियां पूरन सिंह जी के लिए बजा दीजिए। देखिए बुजुर्ग किसान हैं और सही जवाब इन्होंने दिया है, और इसीलिए किसान कप के हकदार बन गए। तालियां जोर से बजाइए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब पूरन सिंह जी ने दिया और किसान कप के हकदार बन गए। और लोगों से भी सवाल का जवाब लेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण।
जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद किसान प्रश्न मंच में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अब प्रश्न करेंगे हम हमारी एक खास योजना भारत सरकार की। तो भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में हम अपने किसानों की जानकारी परखते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस योजना का उनको कितना लाभ पहुंच रहा है। और सवाल यही है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से आपको क्या लाभ पहुंच रहा है, यह बताना है आपको। जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से आपको क्या लाभ पहुंच रहा है। तो जल्दी से शुरुआत यहीं से करते हैं। आइए जरा खड़े हो जाइए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आपको क्या लाभ पहुंच रहा है? सर हमको 6,000 रुपये मिलते हैं साल में। क्या नाम है आपका? नरेंद्र नाम है। तो कितना लाभ होता है उससे आपको? 6,000 रुपये मिलते हैं, उससे जो खेत की लागत हो जाती है पूर्ति, जो खाद वाद जो लगाते हैं, पैसे की व्यवस्था नहीं होती तो वो मिल जाता है। उससे हमारी कृषि में फायदा होता है, टाइम से खाद वाद लग जाती है। तो सरकार ने ये जो योजना ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर चलाई है और किसानों के अंतिम पंक्ति तक के किसान तक पहुंच रही है, उससे लाभान्वित हो रहे हैं किसान? हाँ जी, लाभान्वित हो रहे हैं। हर किसान को मिल रहा है हर क्षेत्र में। तो आपकी जिंदगी में क्या बदलाव है उस पैसे से? पैसे से बदलाव ये है जी, जो टाइम से खाद वाद लग जाता, पैसा नहीं होता था तो नहीं लगता था, तो इससे टाइम से आता तो ये पैसा इसी खेती में ही लग जाता। ठीक है, खेती में लगाने के लिए पैसा नहीं होता था, वो अब कहीं ना कहीं इनको मिल रहा है, तो उसका लाभ इनको पहुंच रहा है। ये जरा बाबा से पूछ लेते हैं, हर सवाल का जवाब देने का प्रयास ये करते हैं। नाम बताइए पहले। राजकरण जी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ आपको मिल रहा है? मिल रहा है जी। हाँ, तो क्या फायदा होता है? हर तीसरे महीने हमको क्वार्टरली जो 2,000 रुपये मिलते हैं, हमें उसको अपने खेती में लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती। खेती में लगाने में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। भराई हुई या जैसा भी खाद लगाना या भराई वराई के लिए जो कुछ करना, तो उससे बदलाव है जिंदगी? बदलाव बहुत ज्यादा है। पहले नहीं लगा पाते थे, अब तो बराबर लगा रहे हैं हम। ठीक है, राजकरण जी बैठिए। और भी लोग हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पे बताने वाले, उनसे पूछते हैं किसको मिल रहा है लाभ, कौन है इस सही सवाल का सही जवाब देने वाला इंसान। आइए जरा इनसे पूछते हैं। आइए जरा खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलजीत सिंह है। बलजीत जी बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है आपको और उससे कितना फायदा है आपको, ये बताइए जरा। मेरे से पहले भी बता चुके हैं और अभी मैं भी बता रहा हूँ। आप भी बताइए कि जो 6,000 रुपये जो मिल रहा है, उससे किसानों को अपने खेती में खाद पानी लगाने का और जो खर्चा पानी का उसको सुविधा मिल जाती है। चलिए बैठिए। तो देखिए और भी लोग हैं जो बताना चाहते हैं, मुझे लगता है ये बाबा बताना चाहते हैं। ये जरा आपसे पूछते हैं, खड़े हो जाइए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से क्या लाभ आपको मिल रहा है? जब लाभ होता, जब आते हैं पैसे 4 महीने में मिलते हैं, 3 किस्त मिलती है 1 साल में, तो कुछ ना कुछ तो परिवार में खेत में लगावा या कुछ काम आवा, तो किसान के काम तो आता ही है पैसा। तो सरकार का ये अच्छी योजना? अच्छी योजना। हम डायरेक्ट आ रही है अकाउंट में? डायरेक्ट आ रही है। ठीक है मामला। और उनकी मंगवा दूं? और उनकी भी मंगवा दो। हाँ। अच्छा, करते हैं, सेवा करते हैं हम। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ सर, हम किसानों की सेवा करते हैं। तो मतलब ले भी रहे हो, दिलवा भी रहे हो? दिलवा भी रहे। हाँ, जो कायदा अनुसार वो दिलवा भी रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम बताया आपने? मेरा वीरपाल मुखिया। वीरपाल जी, ठीक है, वीरता की तरह दिलवा रहे हैं आप। चलिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। हम चलते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास, उनसे जानते हैं कि किसने दिया है सही जवाब और इस योजना के बारे में भी वो हमारे दर्शकों को बताएंगे। इस उम्मीद के साथ एक बार फिर एक्सपर्ट्स के पास। जैसे कि किसान भाइयों ने बता ही दिया है कि ये जो योजना है, ये योजना जो है हमारे भारतीय किसानों के लिए बहुत अच्छी बड़ी स्कीम है ये। और इसमें जो चयनित किसान हैं हमारे, जो रजिस्टर्ड होते हैं, KYC कराते हैं और जिनका नाम इस योजना के अंतर्गत आता है, PM किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत, उनको जो है क्वार्टरली 2,000 रुपये उनके सीधे खाते में ये पहुँचता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सीधे स्थानांतरण होता है, ये इसमें सबसे बड़ी बात है। और साथ ही साथ ये जो एक सहयोग राशि है किसानों के लिए भारत सरकार की तरफ से, कि वो अपने खेतों में लागत के रूप में इसे इस्तेमाल करें और इसे जो है अपनी
कृषि है इसको उन्नत बनाने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई कृषक जो है छोटे या मार्जिनल किसान होते हैं, छोटे जोत वाले किसान होते हैं, और इनके लिए ये जो जो राशि है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि जब लागत की बात आती है तो उस समय किसान के पास पैसा कम हो जाता है, और ऐसे में ये जो पीएम किसान सम्मान निधि ये जो योजना है इसका लाभ उनको जब मिलता है तो वो अपनी खेती को और जो है चहुमुखी विकास की तरफ लेकर के जाते हैं। तो ये जो राशि है ये किसानों के लिए बहुत ही जो है योजना बहुत फ़ायदेमंद है। तो इस योजना की इस तरीके से लाभ है जो हमारे यहाँ के जनपद के किसान ले रहे हैं लाभ। राजकरण जी, मैं जो है आपके किसान कप के लिए आपको आमंत्रित करूंगा, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छे ढंग से इस जो है पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में बताया है। आइए राजकरण जी, जोरदार तालियां बुजुर्ग किसान के लिए बजा दीजिए। इन्होंने जो कोशिश की है वो कामयाब हुई है। आइए आराम से और दोनों हाथों से सम्मान लीजिए। उधर देखिए जरा हमारे कैमरे की तरफ, जोरदार तालियां एक बार फिर बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया, आपने सही जवाब दिया और इसलिए बन गए आप किसान कप के हकदार। और भी लोग बन सकते हैं। कुछ ही सवाल हैं और इस योजना से जुड़ा हुआ सवाल हम एक बार फिर आपसे पूछते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई और क्यों की गई, यह आपको बताना। जल्दी से हाथ उठाइए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई है? शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। आइए जरा इनसे ही पूछ लेते हैं। मिल भी रही है, दिलवा भी रहे हैं लोगों को। आइए जरा खड़े हो जाइए। 6-7 साल हो गए। नाम बताइए जरा। 6-7 साल हो गए। नाम वीरपाल मुखिया। वीरपाल मुखिया जी, उधर देखिए। 6-7 साल हो गए। 6-7 साल मिल गए। कितना पैसा आ गया? हिसाब लगाऊंगा अब 6-7 साल। ठीक है, चलिए बैठिए। वीरपाल जी कह रहे हैं कि 6-7 साल हो गए इस योजना को शुरुआत हुए। आइए जरा आपसे भी पूछते हैं। खड़े हो जाइए। आपसे पंडित जी, नाम बताइए एक बार। बलजीत सिंह है जी। बलजीत जी बताइए जरा, कब हुई इस योजना की शुरुआत? 2020 से हुआ सर। 2020 से, ठीक है, 2020 से शुरुआत हुई। बलजीत जी कह रहे हैं। और भी लोगों से पूछते हैं। आइए जरा आपसे पूछते हैं। आइए खड़ा हो जाइए। कब हुई योजना? क्या नाम है आपका? सतवीर सिंह। सतवीर जी बताइए, कब इस योजना की शुरुआत? पता ना, 5-6 साल हो गए इसे मिलते 5-6 साल हो गए इसे मिलते। साल का नहीं पता, लेकिन 5-6 साल हो गए हैं मिलते। और लोगों से पूछते हैं। ये जरा सुदेश जी खड़े हो जाइए। नाम बताइए पहले। हाँ, 2015 से। 2015 से शुरुआत हुई है। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। आपको मिल रही है? मुझे तो नहीं मिल रही, पर साथी ने मिल रही। साथी ने मिल रही है। चलिए, किसी को तो मिल रही है। कम से कम इससे थोड़ा सा तो आपको लाभ हो रहा है। आइए जरा और लोगों से पूछ लेते हैं। आपको तो पहले ही मौका मिल चुका है, हम इनसे बात करते हैं। आइए जरा आपको मौका देते हैं। खड़े हो जाइए। नाम बताइए। नरेंद्र जी। इसे जो है 2015 में शुरू करी थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अच्छा, आपके हम नाम ने? हाँ जी। तो कैसा महसूस होता है आपको? क्या वो नाम भी आपका उनका जैसे ही? गर्व महसूस करता हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात है। जोरदार तालियां इनके लिए। गर्व पूरा देश उन पर महसूस कर रहा है, क्योंकि वो इस तरह की योजनाएं चलाकर अंतिम पंक्ति तक के किसान तक पहुंच रहे हैं, बल्कि उनके खातों में डायरेक्ट पैसा डालवा रहे हैं। ये वाकई महत्वपूर्ण है। हम चलते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास। वो बताएंगे किसने दिया है सही जवाब और कौन है किसान कप का हकदार। साथ ही इस योजना की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, क्या सोचकर हुई, ये भी हमारे दर्शकों को वो बताएंगे। देखिए, प्रयास सभी ने किया। किसी ने 15 बताया 2015 से, किसी ने 2020 बताया, तो 2020 वाले नज़दीक ज़्यादा थे। फरवरी 2019 में इसकी घोषणा हुई थी और 19 में ही फरवरी 2019 में इसकी पहली किस्त आप लोगों के खाते में आई थी। तो याद करेंगे तो ध्यान आ जाएगा। और इसमें नियम ये है कि क्वार्टरली आपके पास सीजन के हिसाब से 2-2 हज़ार रुपये की धनराशि जो भी पात्र कृषक हैं, पात्र कृषक क्या, जिसके नाम पर ज़मीन है और कोई सी सरकारी नौकरी में नहीं है, उसको सभी को इनका लाभ मिल रहा है। हाँ, कुछ किसान भाइयों की कभी कभी शिकायत रहती है कि साहब हमारी धनराशि नहीं आई, तो वो इसके लिए ब्लॉक पर जाकर अपना KYC या बाकी अपना अकाउंट्स और आधार का लिंकिंग है या नहीं, वो सब चीज़ चेक कराते रहें। और ऐसा नहीं है, भारत सरकार द्वारा जो भी कार्य, जो भी योजनाएं हैं वो सभी के लिए समान है और सभी उसके लाभार्थी उसका लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रश्न को तो है जैदी साहब छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी का भी आंसर सही नहीं है। हाँ, हमारे नरेंद्र जी ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है, तो नरेंद्र जी को हम और काफ़ी प्रश्नों में प्रयास भी कर रहे हैं ये, तो इनको कप के लिए हकदार यही होते हैं। पूरी तरह से इस मंच पर एक्सपर्ट्स के तौर पर और जज के तौर पर यहाँ मौजूद हैं, तो आप जैसा चाहें, जिसको चाहें, हम उसको सम्मान देंगे। तो हम नरेंद्र जी को इस प्रश्न के लिए, आइए नरेंद्र जी, जोरदार तालियां नरेंद्र जी के लिए बजा दीजिए।
पूरा देश खुश है उनसे तो जिनकी बात आप कर रहे हैं, जहां अपने आपको जोड़ रहे हैं, आप सब खुश नजर आ रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सवालों का सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस मंच पर अंतिम सवाल हम एक और ले लेते हैं और ये सवाल है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा हुआ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अब तक कौन सी किस्त आ चुकी है ये जरूर बताइए। आप जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कौन सी किस्त अब तक आ चुकी है। जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि कौन सी किस्त अब तक आ चुकी है। बहुत ही आसान सा प्रश्न इस मंच पर कब प्राप्त करने का, ये सबसे आसान प्रश्न है। आइए जरा आपसे पूछते हैं सबसे पहले कि कौन सी कितनी किस्त अब तक आ चुकी है? 34 किस्त चाहिए। 34, पहले 36 तब 34। 36 का बोलो, अभी 36 बोलने वाले थे। तो हिसाब लगा रहा था अभी तो साल में अभी कंफर्म है ना? 34 कंफर्म है। 35 होंगी, 34 होंगी, 33 होंगी, पर हमारे दिमाग में 34। बड़े मजेदार हैं आप। मजा तो भरभरों का। वीरपाल जी, और भी लोग हैं उनसे पूछते हैं। आइए जरा आप खड़े हो जाइए, आप भी खड़े हो जाइए। मुझे लग रहा है इस मंच में है नहीं, आप कहीं और खोए हुए। क्या नाम है आपका? सुभाष जी। सुभाष जी, नाम बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं। नरेंद्र, सुभाष, देखिए सारे ऐतिहासिक नाम यही हमारे किसानों के हैं और वाकई होने भी चाहिए। तो आप बताइए जरा कौन सी किस्त अब तक आ चुकी है? 32 पक्का है? चलिए ठीक है। तो देखिए 32वीं किस्त अब तक आ चुकी है इनका कहना है, लेकिन कौन सी किस्त आई है मुझे लगता है अभी तक कोई सही सटीक नहीं पहुंच पा रहा है। लोगों से पूछते हैं, ये जरा आपसे पूछते हैं, खड़े हो जाइए। नाम क्या है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी बताइए। हाँ जी, ये मेरी तो जी ऐसी मिली हैं कोई 24 किस्त। ठीक है, आप अभी बहुत पीछे हैं, इसका मतलब जब फॉर्म भरा होगा तभी तो किस्त मिलेगी। लेकिन अब तक कितनी किस्तें आ चुकी हैं पूरे देश में ये आपको बताना, इनको पता है मुझे लग रहा है। चलिए रविंद्र खड़े हो जाइए, आप ही बताइए। 19वीं किस्त आ गई है। ठीक है, बैठिए। तो देखिए और भी लोग हैं जो बता सकते हैं। नाम बताइए। राजकारण। हाँ, 21 किस्त आ चुकी है अब तक। 21वीं किस्त आ चुकी है अब तक। बैठिए। अंतिम पंक्ति तक के किसान तक जैसे प्रधानमंत्री सम्मान निधि आ रही है ना, वैसे हम भी अंतिम पंक्ति तक आ रहे हैं। आइए खड़े हो जाइए। नाम बताइए। संजय शर्मा। हाँ बताइए संजय शर्मा। 19वीं किस्त। 19वीं किस्त अब तक आ चुकी है। कितना पैसा हो गया 19 का? सर क्वार्टरली आती है। 38 हो गया ना? ठीक है, बैठिए। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास, वो बताएंगे हमें कि किसने दिया है सही जवाब, कौन है किसान कप का हकदार। चलते हैं विशेषज्ञों के पास। किसान भाइयों, ये किसान प्रश्न मंच में अभी जो पूछा गया सवाल, उसका बहुत ही अच्छा जवाब दिया श्री संजय शर्मा जी ने। अभी तक जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो किस्त आई हैं वो 19वीं किस्त जारी की गई थी। ये पिछले वित्तीय वर्ष में, जैसे ही अप्रैल से दूसरा वित्तीय वर्ष शुरू हो गया, अब दूसरी किस्त जारी की जाएगी इसके आगे वाली। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी की किसानों के प्रति लाइफ लाइन मानी जाती है जो ये योजना दी जा रही है, ये किसान सम्मान निधि वाली। इसमें किसी बड़े और छोटे किसान का कोई अंतर नहीं रखा गया है। किसी के पास कम जमीन है तो उसको भी किस्त जारी की जा रही है, किसी के पास ज़्यादा जमीन है तो उसको भी किस्त जा रही है। इसमें ये भी अंतर नहीं रखा गया है कि महिला किसान को मिलेगी या पुरुष किसान को मिलेगी। यदि किसी महिला किसान के पास जमीन है तो ये उस महिला को भी किस्त दी जा रही है, और पुरुष के नाम पे यदि जमीन है तो पुरुष को दी जा रही है। वो बच्चा भी हो सकता है, वो बुजुर्ग भी हो सकता है। यदि किसी के पास भी जमीन है तो ये उन सभी कृषक पात्रों, जो पात्र कृषक हैं, सभी को दी जा रही है। और इससे किसान को अपनी फसल के साथ साथ, मान लीजिए बच्चे की पढ़ाई में कभी पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है, उसी समय ये सीधे बैंक में पैसा आता है तो आप पढ़ाई में भी अपने बच्चे की खर्च कर सकते हैं। कई बार ऐसी बीमारी हो जाती है तो पैसा यदि साहूकार से लेते थे तो उसमें बड़ी दिक्कत आती थी, ब्याज पे पैसा लेना पड़ता था। इसमें ऐसा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंतिम व्यक्ति तक जो भी किसान है सबको सम्मान निधि देकर गौरवान्वित महसूस किया है। जोरदार तालियां बजाइए। आइए संजय शर्मा जी, आपको दिया जाता किसान कप, क्योंकि आपने दिया है सही जवाब हमारे एक्सपर्ट्स के अनुसार, इसलिए आपको हम किसान कप देते हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए जरा। बहुत शुक्रिया सही जवाब देने के लिए। तो देखिए आज का जो हमारा विषय था, अब सवालों का सिलसिला खत्म हो चुका है और विषय था हमारा रसायन अवशेष मुक्त बासमती
धान उत्पादन और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिस पर आपने सवालों के जवाब दिए और किसान कब के हकदार बने, और यह तय किया हमारे एक्सपर्ट्स ने जो यहां कृषि विज्ञान केंद्र गौतम बुद्ध नगर से मौजूद हैं और लगातार आपके सवालों को तय कर रहे थे कि किसने सही जवाब दिया है। साथ ही उनका यहां जुड़ने पर, इस मंच पर जुड़ने पर बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।